हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो आपके राठौड़ वंश शुरू किया था और राठौड़ वंश में भी हमारे चल रहे थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। सबसे अंत में राव चंद्रसेन की सबसे अंत में जो बात जानी थी, हमने सबसे अंत में ये बात जानी थी राव चंद्रसेन की कि इनके उपनाम क्या क्या थे। तो इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। किसने कहा था? इतिहासकार रेऊ ने मारवाड़ का प्रताप किसको कहा था? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप इतिहासकार रेऊ ने कहा था। और मारवाड़ का प्रथम शासक थे आपके सामने चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर का क्या किया था? विरोध किया था और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके बाद में इनको कहते हैं प्रताप का अग्रगामी, यानी कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। साथ में इनका पथ प्रदर्शक भी इनको ही कहा जाता है। ठीक है, इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को बहुत अधिक महत्व दे दिया, जबकि राव चंद्रसेन को थोड़ा बहुत भी महत्व नहीं मिला है। और दोनों ही समकालीन शासक थे, एक ही प्रकार की इनकी नीति थी। किसके विरोध में? अकबर के विरोध में। तो इतिहासकार इनको भूल चुके हैं, इस कारण इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा। इसके बाद में इन्हीं को कहा जाता है द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़। तो द फॉरगेटन किंग ऑफ मारवाड़ किसको कहा जाता है? तो वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1581 ईस्वी में। कब? लेकिन राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में हो गई थी। देखो, उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, इनका बड़ा भाई था, उसका नाम तो राम था, और इनका एक भाई और था जिसका नाम आपके क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। जब राव चंद्रसेन को शासक बनाया गया था, हमने कल पढ़ा था कि राव चंद्रसेन को जब शासक बनाया गया था उस समय इनका जो बड़ा भाई राम था और उदय सिंह था, वो किसके दरबार में चले गए थे? तो अकबर के दरबार में चले गए थे। अब देखो, शासक बनता है इसके बाद में राव चंद्रसेन के बाद में जो शासक बना वो बना था आपके मोटा राजा उदय सिंह। कौन बना था? मोटा राजा उदय सिंह इसके बाद में शासक बना था। अब देखो, बात ऐसी होती है कि 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रसेन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1581 में। 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु होती है और अकबर के द्वारा जैसे ही चंद्रसेन की मृत्यु हुई उसके 3 साल उसके बाद मृत्यु के 3 साल तक मृत्यु के बाद में 3 साल तक मारवाड़ को क्या कर दिया था? मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि अकबर के द्वारा 1581 से 1583 अकबर के द्वारा 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ को कौन सी भूमि घोषित कर दी गई थी? तो खालसा भूमि घोषित कर दी गई थी। उसके बाद में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में खालसा भूमि भी घोषित हो गई 83 तक। फिर देखो, चंद्रसेन के बाद में शासक कौन बने? मोटा राजा उदय सिंह बने। यानी कि इनका जो बड़ा भाई था राम के बाद में जो दूसरा भाई था ना उदय सिंह, वो शासक बनते हैं चंद्रसेन के बाद में। और किसके द्वारा शासक बनाया गया? तो अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में इनको शासक बनाया गया। कब बनाया गया? कि खालसा भूमि कब तक है? तो खालसा भूमि है 1583 तक, 3 वर्षों तक खालसा भूमि रही। तो इनको 1583 से शासक बनाया गया और ये शासक रहे थे 1595 तक। यानी कि राव चंद्रसेन के बाद में शासक कौन बने? राव चंद्रसेन के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद में ये शासक बने थे 3 साल तक खालसा भूमि होने के बाद में। और इनको कब शासक बनाया गया? तो 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा इनको क्या बनाया गया था? शासक बनाया गया था। ठीक है, अब देखो, अब इनका नाम तो वैसे हमने पढ़ा था कि इनका नाम क्या था? उदय सिंह था। अभी मोटा राजा कैसे लग गया इनके नाम के आगे, ये भी बात जाननी जरूरी है। तो मोटा राजा इनकी क्या है? तो मोटा राजा इनकी है उपाधि। क्या है? उपाधि। और ये किसने दी थी? उस समय का समकालीन शासक कौन है इनके? अकबर। यानी कि ये किसके दरबार में गए थे सहायता लेने के लिए? तो अकबर के दरबार में गए थे और अकबर के दरबार में जाने के बाद में इनको मोटा राजा की उपाधि आपके अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी। आप देखो, ध्यान से समझने वाली बात अब और है कि मारवाड़ का प्रथम शासक
जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन थे आपके? मोटा राजा उदय सिंह थे। कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन थे आपके? मोटा राजा उदय सिंह। यानी कि है मुगलों की अधीनता स्वीकार। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था आपके? मोटा राजा उदय सिंह था। साथ में मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक आपके कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। वैवाहिक संबंध कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ अपना वैवाहिक संबंध किया था वो कौन था आपके? मोटा राजा उदय सिंह। तो वो मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी, उसका नाम था आपके जगत गुसाई। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गुसाई, और जो जगत गुसाई का विवाह हुआ वो हुआ था आपके जहांगीर के साथ में। सलीम, इसका दूसरा नाम क्या था? सलीम या जहांगीर के साथ में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ में होता है। यानी कि अकबर का पुत्र है जहांगीर, तो अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में हुआ। और इन दोनों के जो पुत्र हुआ यानी कि जोधपुर की जगत गुसाई यानी मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई और जहांगीर के जो पुत्र हुआ वो था आपके खुर्रम, जो आगे चलकर किस नाम से शासक बना था? शाहजहां के नाम से शासक बना था। आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक कौन बना था? तो आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बनता है खुर्रम। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी ये बातें इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध करने वाला भी यही है। मोटा राजा की उपाधि भी किसने दी? अकबर ने दी थी। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये बातें आप नोट कर लेना। और इनके समय के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना है कि इनके समय पुरुषों के द्वारा जोहर किया गया था। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इतिहास की, राजस्थान के इतिहास में एकमात्र घटना ऐसी है कि पुरुषों ने इनके समय यानी कि मारवाड़ के शासक जब मोटा राजा उदय सिंह थे उस समय पुरुषों ने भी जोहर किया था। और पुरुषों के द्वारा जो जोहर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो पुरुषों के द्वारा जो जोहर किया जाता है उसको जम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्मत बोलते हैं। बात है आहुआ की, तो आहुआ में उस समय चारणों और ब्राह्मणों ने जोहर किया था। वो किसके समय किया था? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय आहुआ में चारणों और ब्राह्मणों ने जोहर किया था। तो ये पुरुषों का जोहर था। पुरुषों के जोहर को क्या बोलते हैं? तो पुरुषों के जोहर को जम्मत बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इनके समय पुरुषों ने क्या किया था? जोहर किया था। इनके समय पुरुषों ने जोहर किया था। और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले जोहर को क्या बोलते हैं? जम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले जोहर को जम्मत बोलते हैं। और देखो ये कहां पर हुआ था? तो आहुआ, आहुआ के चारणों और ब्राह्मणों, आहुआ के चारणों और ब्राह्मणों के द्वारा ये जोहर किया गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एकमात्र है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पूछ सकता है। देखो इसके बाद में 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, ये थोड़ा सा 1595 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लाहौर में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो इनके समय की एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि किशनगढ़ के राठौड़ वंश की स्थापना। किशनगढ़ के राठौड़ वंश बोल सकते हो या आप शाखा बोल सकते हो, शाखा की स्थापना। देखो हमने पढ़ा है कि राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की गई थी। यानी कि जोधपुर की स्थापना की गई। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि जोधा का पुत्र था, उसका नाम था बीका। बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की। जबकि उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। यानी कि जोधा का पुत्र है किशन सिंह, और किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ के राठौड़ वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में क्या रख दी है? किशनगढ़ के राठौड़ वंश की नींव रख दी थी।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ वंश की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी। याद रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। देखो आगे चलते हैं। तो जोधपुर की स्थापना कब हुई है, तो जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई है। इसके 100 साल बाद में उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में। बीकानेर की स्थापना 1488 में हुई है, ठीक है। और किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह के द्वारा की गई थी। अब देखो इसके बाद में शासक बनते हैं आपके राव, देखो इनके बाद में शासक बनते हैं राव सूर सिंह। कौन बने थे शासक, राव सूर सिंह। राव सूर सिंह की वैसे ज्यादा बातें नहीं है, थोड़ी बातें, 2-3 बातें हैं वो पढ़ लेते हैं कि राव सूर सिंह का जो शासन काल आता है वो 1595 से कब तक है, 1619 ईस्वी तक है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि राव सूर सिंह का शासनकाल कब से है, तो राव सूर सिंह का जो शासनकाल है वो 1595 से शुरू होता है और 1619 ईस्वी तक चलता है। अब देखो इनके पास में एक उपाधि है, तो इनके पास में उपाधि कौन से, तो सूर सिंह के पास में एक उपाधि है, वो है सवाई राजा। तो सवाई राजा की उपाधि किसके पास में है, तो सवाई राजा की उपाधि सूर सिंह के पास में। और ये उपाधि दी किसने थी, तो अकबर के द्वारा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। अब देखो हम बात करें कि सूर सिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की है, तो सूर सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है। एक तो आपके सामने आता है अकबर, अकबर की भी सूर सिंह ने सेवा की है, साथ में जहांगीर की भी इन्होंने सेवा की थी, ठीक है। इसके बाद में देखो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी कि अकबर के द्वारा इनको 2000 की जात दी गई, साथ में 2000 की इनको क्या दी गई, सवार मनसबदारी दी गई थी, ठीक है। कि अकबर के द्वारा इनको 2000 की जात और 2000 की सवार मनसबदारी दी गई थी, जबकि जहांगीर के द्वारा इनको 5000 की जात दी गई थी, साथ में 3000 की इनको क्या दी गई थी, सवार मनसबदारी दी गई थी। अब देखो इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है, अकबर और जहांगीर की, और टाइम पीरियड भी है इनका 1595 से 1619 थे मध्य। अब देखो इसके बीच में आ रहा है 1615, क्या आ रहा है, इसके बीच में एक टाइम पीरियड आ रहा है 1615, और 1615 के समय की बात है, जहांगीर की बात है, तो कि जहांगीर ने किसको अधीन कर लिया था, तो मेवाड़ को अधीन कर लिया था। और 1615 में हुई थी मेवाड़ मुगल संधि, जो हम पढ़ चुके हैं कि जहांगीर के द्वारा कुछ अभियान भेजे गए मेवाड़ में, और मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे, अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे। तो अमर सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि कर ली थी, और मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, 1615 ईस्वी में हुई थी। तो मेवाड़ मुगल संधि हुई, उस समय अमर सिंह ने जब जहांगीर से मुलाकात की, तो जहांगीर से मुलाकात करने से पहले उनका स्वागत किया गया, किसका, अमर सिंह का स्वागत किया गया। और अमर सिंह का स्वागत किसने किया था, तो राव सूर सिंह ने। मेवाड़ मुगल संधि के बाद में अमर सिंह जब जहांगीर से मिलने के लिए आए थे, तो स्वागत किसने किया था, तो सूर सिंह ने स्वागत किया था। तो मेवाड़ की हम लिख सकते हैं कि अमर सिंह का स्वागत किसने किया था, तो वो किया था आपके सूर सिंह राठौड़ ने। तो थोड़ी सी एक तो बात ये आपको ध्यान रखनी है, और इनकी एक उपाधि की ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके बाद में शासक बनते हैं, देखो सूर सिंह के बाद में शासक बने 1619 में गज सिंह। कौन बने, गज सिंह। तो गज सिंह की कई बातें हैं वो हम जान लेते हैं। इनके बाद में शासक बनते हैं गज सिंह। कौन बने शासक, इनके बाद में गज सिंह शासक बनते हैं। और गज सिंह शासक कब बने थे, तो गज सिंह शासक बने 1619 से 1638 ईस्वी के मध्य गज सिंह बने थे, ठीक है। इनका राज्याभिषेक किसके समय हुआ, तो जहांगीर के समय इनका राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1619। तो 1619 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक इनका कहां पर हुआ था, तो बुरहानपुर नामक एक जगह है, वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था, बुरहानपुर। अब देखो इनके पास में 2-3 उपाधियां हैं, वो आपको एक जाननी जरूरी है। इनके पास में है उपाधि राजा की, किसकी है, इनके पास में उपाधि है राजा की। इसके बाद में इनके पास में उपाधि है दलथम्बन की, किसकी है, दलथम्बन की। इसके बाद में इनके पास में उपाधि है महाराजा की।
तीनों ही उपाधियां इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का शासक जिसके पास में राजा की उपाधि थी, दलथम्बन की उपाधि थी और साथ में महाराजा की उपाधि थी। ये तीनों उपाधि किसके पास में है? तो तीनों की तीनों उपाधि आपके गजनी सिंह के पास में। और ये उपाधि किसने दी थी? तो ये तीनों की तीनों उपाधि दी थी आपके जहांगीर के द्वारा। ठीक है, इनमें दलथम्बन का मतलब क्या होता है कि तो वो होता है दल को थामने वाला। तो जहांगीर ने गजनी सिंह को दलथम्बल की उपाधि क्यों दी है? तो इसके पीछे भी एक कारण था कि 1605 ईस्वी में शासक कौन बनता है? आपके जहांगीर बनता है। और 1606 ईस्वी में इसका एक पुत्र था जिसका नाम यानी कि आमेर वालों का भांजा जिसका नाम था खुसरो। खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया शासक बनने के लिए। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाने के लिए आपके गजनी सिंह को भेजा था। तो गजनी सिंह ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। इस कारण जहांगीर ने इसको क्या कहा था? आपके गजनी सिंह को दलथम्बन कहा था, यानी कि दल को थामने वाला। किसको कहा था? तो दल को थामने वाला आपको गजनी सिंह को कहा था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इनके पास में तीन उपाधि है कि राजा की उपाधि है इनके पास में, इसके महाराजा की उपाधि है और दलथम्बन की उपाधि भी इन्हीं के पास में है। अब देखो आगे चलते हैं। इनके दरबार में दो व्यक्ति रहा करते थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता जिसका नाम था हेम कवि। कौन था? हेम कवि। हेम कवि क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इन्होंने एक रचना की है किसके? गुण भाष्य की। तो गुण भाष्य की रचना किसने की है? इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, एक कवि रहा करता था जिसका नाम था हेम कवि। हेम कवि ने किसकी रचना की है? तो हेम कवि ने गुण भाष्य की क्या की है? रचना की है। इसके बाद में इनके दरबार में एक व्यक्ति और रहा करता था जिसका नाम था कवि केशवदास गार्डन। कौन था? कवि केशवदास गार्डन। उन्होंने देखा दो तीन रचना की है। उनकी जो पहली रचना है वो है गुण रूपक। क्या थी? गुण रूपक। उसके बाद में गुण के आगे आप लगा दो गज। क्या लगा दो? गज गुण रूपक। और इनकी जो तीसरी रचना थी वो थी राव अमर सिंह जी रा दुहा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखने की। गजनी सिंह के दरबार में दो व्यक्ति रहा करते थे जिनमें एक का नाम था हेम कवि। हेम कवि ने गुण भाष्य की रचना की थी, जबकि एक व्यक्ति था आपके सामने कवि केशवदास गार्डन। कवि केशवदास गार्डन ने तीन रचना की है। एक है आपके सामने गुण रूपक, गुण के आगे एक आप लगा दो गज, तो दूसरी रचना हो जाएगी गज रूपक। और तीसरी रचना इनकी राव अमर सिंह रा दुहा, यानी कि राव अमर सिंह रा दुहा किसने लिखा था? तो आपके कवि केशवदास गार्डन ने लिखा था। इसके बाद में देखो इनकी मृत्यु कब होती है। लास्ट है इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके 1638 में। इनकी मृत्यु हो जाती है आपके आगरा में। और आगरा में इनकी मृत्यु हुई वहीं पर यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे इनका क्या कर दिया जाता है? यमुना नदी के किनारे इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये बातें इनकी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होती है। वो ये शुरू होती है कि इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। और इनका छोटा पुत्र था उसका नाम पे देखो, इनके पुत्रों की बात कर लेते हैं। मृत्यु हो गई, डिटेल के साथ में हम बात करते हैं कि इनके दो पुत्र थे। इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह प्रथम। अब देखो बात ऐसी होती है कि गजनी सिंह जब खुद स्वयं शासक था, यानी कि गजनी सिंह जब स्वयं शासक था उस समय इसकी एक प्रेमिका थी। उस प्रेमिका को बोलते थे अनारा बेगम। जब किसी भी शासक ने प्रेमिका के चक्कर में कोई कार्य किया है, प्रेमिका के चक्कर में कोई निर्णय लिया है, तब तक इतिहास गवाह है, तब तक कार्य उथल पुथल ही हुआ है। तो देखो इसने क्या किया, अपनी प्रेमिका थी अनारा बेगम के प्रभाव में आकर और अनारा बेगम के कहने पर इसने क्या किया, इसका बड़ा पुत्र था अमर सिंह, इसको शासक नहीं बनाया। और शासक इसने किसको घोषित कर दिया?
अपना उत्तराधिकारी इसने जसवंत सिंह को घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि प्यार क्या होता है, अंधा होता है। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो प्यार में इन्होंने क्या किया, अपनी प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम, और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर इसका बड़ा पुत्र अमर सिंह था, अमर सिंह को शासक नहीं बनाया इसने, उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और किसको बना दिया, अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को इसने क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। जैसे ही ये उत्तराधिकारी बना, इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था उस समय, मुगल बादशाह शाहजहां। कौन था, शाहजहां। ये क्या करता है, इससे नाराज होता है अमर सिंह, किससे, जसवंत सिंह, और अपने बाप से नाराज होकर अमर सिंह किसके पास में चला जाता है, अमर सिंह चला जाता है आपके शाहजहां की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला जाता है, तो शाहजहां की शरण में नाराज होकर ये चला जाता है। देखो आगे देखते हैं हम। अब देखो, ये थी आपके गज सिंह की कुछ बातें। इसके बाद में शासक बनेंगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को पढ़ने से पहले, क्योंकि गज सिंह के बाद में शासक बन जाएंगे आपके जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह को पढ़ने से पहले, क्योंकि नाराज होकर वो कहां पर चला गया, मुगल दरबार में चला गया। ठीक है, जसवंत सिंह का भाई अमर सिंह मुगल दरबार में चला गया, तो मुगल दरबार में शाहजहां के सामने गया, तो उसने शाहजहां के को ध्यान भंग तो किया है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। कहां पर, मारवाड़ में गड़बड़ होगी, तो अमर सिंह को हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। अमर सिंह की कुछ बातें हम बात करें